नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर मैं हंसराज चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय है प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना, जो संघ लोक सेवा आयोग और अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों में परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब हम बाघ परियोजना के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमें वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, इंग्लिश में से कहा जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। ये 1972 का है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में पूछा भी गया है कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष का है, तो भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 है, जो 1 सितंबर 1972 को क्या किया गया, लागू किया गया। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अधिनियम कब लागू किया गया भारत में? 1 सितंबर 1972 को लागू किया गया। जब हम वन्य जीवों की सुरक्षा के बाद में बात करते हैं तो यह एक समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, यह चीज ध्यान दीजिएगा। यह किस विषय का सूची का विषय है? तो यह एक समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची के विषय से तात्पर्य है कि इसके ऊपर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जो केंद्रीय सरकार है वह नीतियों का निर्धारण करती है और राज्य के वन विभागों की क्या जिम्मेदारी होती है कि केंद्र के द्वारा जो नीतियां लागू की गई हैं उनको क्या किया जाए, यहां पर लागू किया जाए, ठीक है। तो हमें केवल यहां पे इतना सा ध्यान देना है कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब का है? वर्ष 1972 का है। कब लागू किया गया? 1 सितंबर 1972 को लागू किया गया। समवर्ती सूची का क्या है, ये विषय है। अब हम बात करते हैं भारत में बाघ परियोजना के बारे में। यदि हम बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं तो भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 1973 से माना जाता है। प्रारंभ कब से माना जाता है? 1 अप्रैल 1973 को भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ हुआ। और कहां से माना जाता है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कहां पर है ये? उत्तराखंड में, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ कहां से किया गया है? 1 अप्रैल 1973 को प्रारंभ किया गया। कहां से? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से इसका प्रारंभ किया गया है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला क्या है? नेशनल पार्क है। भारत में बाघ परियोजना के प्रारंभ का श्रेय, ठीक है, किसे दिया जाता है? कैलाश सांखला को, ठीक है। ये कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत का बाघ पुरुष टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि इन्हीं के प्रयासों से भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को क्या किया गया? लागू किया गया। और ये इस बाघ परियोजना के पहले निदेशक भी थे, ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट
टाइगर। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि बाघ परियोजना के पहले निदेशक कौन थे, तो श्रीमान कैलाश सांखला थे, और इन्हें ही क्या कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यह प्रोजेक्ट टाइगर वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि वन्य जीवों की जो संरक्षण की दृष्टि से है, उससे यह प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए बाघ परियोजना निदेशालय की क्या की गई, स्थापना की गई। कब बाघों के संरक्षण की देखरेख कौन करेगा, बाघ परियोजना निदेशालय करेगा। लेकिन इस निदेशालय का नाम वर्ष 2005 में क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। तो 2005 में इसका नाम क्या करा दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। और नाम परिवर्तित करने के पश्चात इसका नाम क्या कर दिया गया, NTCA, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है। यह चीज ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2005 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, NTCA, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। तो 2005 में इसका नाम परिवर्तित किया गया। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रस्ताव 2005 में प्रस्तावित किया गया, लेकिन इसका नाम परिवर्तित कब लागू हुआ, सितंबर 2006 से ये क्या हो गया, इसका नाम लागू हो गया, ठीक है। प्रस्ताव 2005 में क्या किया गया था, पारित किया गया था। तो ये चीज भी क्या है, एग्जाम में पूछी जाती है। अब हम बात करते हैं कि भारत में बाघों की गणना के बारे में। तो टाइगर सेंसस के अनुसार प्रति 4 वर्ष के अंतराल पर भारत में क्या की जाती है, बाघों की गणना की जाती है। प्रति 4 वर्ष के अंतराल पर भारत में बाघों की गणना की जाती है। वर्तमान में जो हमारे पास डेटा आए हैं वो वर्ष 2018 के आए हैं, ठीक है। इससे पहले 2014 में, उससे पहले 2010 में और इससे पहले 2006 में, ठीक है। ये गणनाएं हुई हैं। जब हम भारत में बाघों की संख्या के बारे में बात करते हैं तो वर्ष 2006 की गणना के अनुसार भारत में 1411 क्या थे, टाइगर्स थे, ठीक है। भारत में 1411 क्या थे, टाइगर, वर्ष 2006 के। 2010 में बाघों की संख्या 1411 से बढ़कर 1706 हो गई, ठीक है। उसके पश्चात 2014 में यह संख्या बढ़कर हो गई 2226 और वर्ष 2018 की बाघ गणना के अनुसार वर्तमान में बाघों की कुल संख्या है 2967। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि बाघों की संख्या वर्तमान में भारत में कितनी है, 2018 की बाघ गणना के अनुसार 2967 क्या है, बाघ भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। 2014 में ये कितनी थी, 2226 थी। यदि आप इस मैप पे देखेंगे बोर्ड पे तो आपको ये एक डायग्राम के द्वारा समझाया गया है कि किस प्रकार से बाघों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। आप देख सकते हैं कि वर्ष 2006 में कितना 1411 था, इसके पश्चात 2010 में बढ़ के कितना हो गया है तो 1706, उसके पश्चात 2014 में बढ़ के कितना हो गया है 2226 और लास्ट में कितना है
2018 की बाघ गणना के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 2967 है। अब हम बात करें भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की संख्या पाई जाती है, तो आपको सभी नाम याद नहीं रखने, केवल एक दो प्रमुख नाम याद रखने। सर्वाधिक संख्या, ठीक है, यदि हम बाघों की सर्वाधिक संख्या की बात करें तो सर्वाधिक संख्या पाई जाती है मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक संख्या पाई जाती है 526। ठीक है, ये 2018 के डेटा हैं। 2018 की बाघ गणना के अनुसार भारत में बाघ कितने पाए जाते हैं? 2018 की बाघ गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने बाघ हैं? 526 हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपके कर्नाटक। ठीक है, और कर्नाटक में बाघों की संख्या है 524। केवल दो ही का ही अंतर है, किसमें? मध्य प्रदेश और कर्नाटक में। इसके पश्चात तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारे उत्तराखंड। उत्तराखंड में बाघों की कुल संख्या है 442। तो यह बाघों की सर्वाधिक संख्या की दृष्टि से राज्यों का क्रम है, जिसमें सर्वाधिक किसमें है? मध्य प्रदेश राज्य में है 526, सेकंड नंबर पे किसमें है? कर्नाटक में है, और तीसरे नंबर पे किसमें है? उत्तराखंड में है 442। यदि हम सर्वाधिक वृद्धि दर की बात करें, वृद्धि दर, ठीक है, कि पिछली बाघ गणना की तुलना में इस बाघ गणना में किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो पहले नंबर पे आ जाता है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किस राज्य में हुई है? मध्य प्रदेश में हुई है। कितनी? 71%। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आ जाता है। 64% की इसमें क्या पाई गई है? वृद्धि। और तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में जो वृद्धि है वो काफी कम, कितनी? मात्र 29% की क्या देखी गई है? वृद्धि देखी गई है। ठीक है, अब ये तो है वृद्धि, लेकिन भारत के दो राज्य ऐसे हैं जिनमें पिछली बाघ गणना की तुलना में वृद्धि ना होकर के क्या हुई है? कमी हुई है। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले कि भारत के ऐसे कौन से दो राज्य हैं जिनमें बाघों की संख्या में क्या हुई है? कमी हुई है, तो आप ध्यान दीजिएगा, कमी। पहला है छत्तीसगढ़ और दूसरा है मिजोरम। ठीक है, छत्तीसगढ़ और मिजोरम ऐसे दो राज्य हैं जहां पर बाघों की संख्या में क्या हुई है? कमी हुई है, या फिर हम कह सकते हैं नकारात्मक क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्तमान में भारत में बाघ परियोजना स्थलों की। कब भारत में वर्तमान में कितने बाघ परियोजना स्थल हैं? ठीक है, तो आज की तारीख में, ठीक है, आज कितनी तारीख? 3 जून वर्ष 2021 तक भारत में कुल बाघ परियोजना स्थलों की संख्या कितनी है? 51 है। ठीक है, भारत में 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना का प्रारंभ किया गया। कहां से किया गया? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड से इसका प्रारंभ किया गया। ठीक है, उस समय एक साथ 9 बाघ परियोजना स्थलों में क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। तो वर्ष 1973 में जब बाघ परियोजना का प्रारंभ भारत में किया गया तो वहां पर कितने? 9 बाघ परियोजना स्थल थे। वर्तमान में भारत में कुल बाघ परियोजना स्थल, कुल बाघ परियोजना स्थल कितने हैं? 51 है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, भारत में कुल बाघ परियोजना स्थल कितने हैं? 51 है, जिनमें से 51वां है श्री विली पुथुर
मेघामलाई, श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। और इसे वर्ष 2021 में ही किस में शामिल किया गया? बाघ परियोजना स्थल के अंतर्गत शामिल किया गया। तो इससे पहले कितने थे? 50 थे। वर्ष 2021 में ही श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई को क्या किया गया है? बाघ परियोजना स्थल में शामिल किया गया है। तो ये वाला जो बाघ परियोजना स्थल है ये क्या है? भारत का सबसे नवीनतम बाघ परियोजना स्थल है। ठीक है, सबसे नवीनतम बाघ परियोजना स्थल कौन सा है? तो श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई तमिलनाडु में जो बनाया गया है ये भारत का सबसे नवीनतम बाघ परियोजना स्थल है। अब हम भारत के प्रमुख बाघ परियोजना स्थलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपको पूरे 51 के 51 याद नहीं रखने, लेकिन फिर भी हमें प्रमुख बाघ परियोजना स्थलों के नाम और उनके राज्य पता होना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं भारत के प्रमुख बाघ परियोजना स्थलों की। तो सर्वाधिक बाघ परियोजना स्थल हमारे किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। कितने? 6। कौन कौन से? बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, कान्हा और संजय धुबरी। ठीक है, ये 6 टाइगर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कुल कितने हैं? 6। और ये क्या है? सर्वाधिक। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक बाघ परियोजना स्थल किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक बाघों की वृद्धि किस राज्य में हुई है? तो मध्य प्रदेश राज्य में हुई है। इसके अलावा हम बात करें तो रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, ये 3 बाघ परियोजना स्थल है राजस्थान में। 3 बाघ परियोजना स्थल कहां पर है? राजस्थान में है। इसके अलावा दूधवा और पीलीभीत, ये दोनों कहां पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स कहां पर है? राजस्थान में है। दूधवा और पीलीभीत कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है? जैसे हम बात करें आरएस प्री 2010 में प्रश्न पूछा गया कि बुक्सा बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आपको क्या कर देंगे? 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको टिक करना है कि ये परियोजना स्थल कहां पर है। दूसरा तरीका जो आजकल चल रहा है उसमें क्या है कि एक तरफ आपको बाघ परियोजना स्थल दे देते हैं और एक तरफ आपको राज्यों के नाम दे देते हैं और आपको मैच करवाते हैं कि कौन सा सुमेलित है अथवा कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। एक तरीका ये होता है। और लेटेस्ट अगर अपन पैटर्न की बात करें तो यूपीएससी या फिर अन्य पीसीएस में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे एक भारत का क्या दे देते हैं? मैप दे देते हैं और उस भारत के मैप में 4 डॉट लगाकर दे देते हैं कि बताइए ABCD में से कौन सा राष्ट्रीय बाघ परियोजना स्थल है। तो हमें पहचानना होगा कि किस राज्य में कौन सा है। तो ये एक लेटेस्ट तरीका चल रहा है। लेकिन इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सबसे पहले हमें इन सबके क्या होने चाहिए? नाम याद होने चाहिए। तो हम केवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि कौन कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा काजीरंगा, मानस और औरंग।
ठीक है, ये दो तो काफी फेमस है, काजीरंगा और मानस। आपने नाम सुना होगा काजीरंगा का, जो एक सींग वाले गेंडे को जहां पर संरक्षित किया गया है। प्रोजेक्ट राइनो यहां पे चलाया गया वर्ष 1987 में, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये तीनों के तीनों कहां पर हैं? असम में। काजीरंगा, मानस और औरांग कहां पर है? असम में है। ठीक है, ये जो औरांग बाघ परियोजना स्थल है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा बाघ परियोजना स्थल है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं आजकल कि ये क्या है, सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ परियोजना स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? औरांग। किस राज्य में है? असम में है। अब हम बात कर रहे हैं सबसे छोटे की, तो फिर हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ परियोजना स्थल कौन सा है? तो नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम कहां पर है? ये एक ही नाम है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ परियोजना स्थल है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ परियोजना स्थल कौन सा है? नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ परियोजना स्थल कौन सा है? औरांग। कहां पर है? असम में। ठीक है, इसके अलावा एक चीज देखिएगा, नमदफा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और यह नमदफा भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ परियोजना स्थल है। ठीक है, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपसे कि सर्वाधिक ऊंचाई पर, हाइट की दृष्टि से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ परियोजना स्थल कौन सा है? तो नमदफा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और यह भारत का नहीं, अपितु ऐसा कहा जाता है कि यह विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? बाघ परियोजना स्थल है। तो इसमें हम 3 यूनिक विशेषताओं वाले बाघ परियोजना स्थल टाइगर प्रोजेक्ट्स की बात की। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ परियोजना स्थल कौन सा है? औरांग। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ परियोजना स्थल कौन सा है? तो कौन सा आ जाएगा? हमारे अरुणाचल प्रदेश का नमदफा। ठीक है, इसके पश्चात कुछ अन्य महत्वपूर्ण बाघ परियोजना स्थल कौन कौन से हैं? वाल्मीकि कहां पर है? बिहार में। पलामू या फिर पलामू कह सकते हैं, कहां पर है? झारखंड में है। ठीक है, इसके अलावा जिम कॉर्बेट हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, कहां पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ही एक और है, राजाजी। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट और राजाजी जो बाघ परियोजना स्थल है वो कौन से राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। इसके अलावा सिमलीपाल, कहां पर आ जाएगा? हमारे उड़ीसा राज्य में आ जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो बांदीपुर
भद्रा और नागरहोल, ये तीनों के तीनों जो बाघ परियोजना स्थल है वो कहां पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन कौन से? बांदीपुर, भद्रा और नागरहोल, तीनों कहां पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। सिमलीपाल उड़ीसा, जिम कॉर्बेट राजाजी कहां पर? उत्तराखंड। वाल्मीकि बिहार, पलामू कहां पर है? झारखंड में है। इसके अलावा है एक इंपॉर्टेंट है अन्नामलाई बाघ परियोजना स्थल, कहां पर है? तमिलनाडु में है। इस अन्नामलाई बाघ परियोजना स्थल को टॉप स्लिम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉप स्लिम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, यह अन्नामलाई की पहाड़ियों में काफी ऊंचाई पर स्थित है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? टॉप स्लिम भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे इंदिरा गांधी बाघ परियोजना स्थल भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी टाइगर प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अन्नामलाई बाघ परियोजना स्थल, जो कहां पर है? तमिलनाडु में है। अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित होने के कारण इसको टॉप स्लिम, ये ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे, टॉप स्लिम भी कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी बाघ परियोजना है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, कोलकड मुथुंथुरई, ये कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है कोलकड मुथुंथुरई। और यह भारत का सबसे दक्षिण में, तो इसमें आप यूं लिख सकते हैं, भारत का दक्षिणतम स्थित बाघ परियोजना स्थल। भारत के सबसे दक्षिण में साउथ मोस्ट टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो कोलकड मुथुंथुरई है, जो कहां पर है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखिएगा, थोड़ा सा यूनिक है कि भारत में 3 बाघ परियोजना स्थल ऐसे हैं जहां पर एक भी बाघ नहीं है। ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट तो है वो, लेकिन वहां पर एक भी बाघ नहीं है वर्तमान में। तो वो कौन कौन से हैं? पलामू, कहां पर पढ़ा हमने? झारखंड में। बुक्सा, पश्चिम बंगाल। और इसके अलावा दम्फा, ये कहां पर है? मिजोरम में। ठीक है। पलामू, झारखंड, बुक्सा, पश्चिम बंगाल और दम्फा, ये तीनों बाघ परियोजना स्थल है जहां वर्तमान में एक भी बाघ नहीं है। ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो भारत में विश्व के कुल बाघों का लगभग 70% पाया जाता है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और बाघों के संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई, ये चीज ध्यान दीजिएगा, 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, द इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। इसको मनाने का प्रारंभ वर्ष 2010 से किया गया है। ठीक है। प्रारंभ कब से किया गया है? 2010 से। सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ परियोजना के जो देश हैं, प्रमुख 13 देश हैं,
उन 13 देशों की क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ सेंट पीटर्सबर्ग में, और उसके पश्चात यह निर्णय लिया गया कि लोगों में बाघों के संरक्षण के लिए जनजागृति या जागरूकता फैलाने के लिए 29 जुलाई को क्या निश्चित किया गया कि बाघ दिवस मनाया जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब से प्रारंभ किया गया, तो वर्ष 2010 से इसको मनाना प्रारंभ किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे टाइगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।